नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। एसएससी जीडी से संबंधित ये मैथ्स होने वाली है 2023 में। ये जो वैकेंसी आई थी 2022 में एसएससी जीडी की पिछले साल, उसका जो एग्जाम हुआ था 2023 में हुआ था। ये जनवरी में एग्जाम हुए थे, तो उनमें सभी शिफ्टों में जिस प्रकार से एग्जाम हुए थे उन सभी का बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेकर के मैं इस महा मैराथन वीडियो के अंतर्गत आपके सामने आया हूं। तो आज प्यारे साथियों, हम जबरदस्ती तैयारी कर रहे होंगे और ये मेरा दावा है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से कवर करते हो, अच्छी तरह से देखते हो, अच्छी तरह से समझते हो, तो उसके बाद मैथ्स का ये जो डर है वो आपके जीवन से निकल जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। यह मैं आपसे वादा करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज मैं शुरुआत करने वाला हूं इस बेहतरीन सी वीडियो के बारे में। और ये जो वीडियो होगी ना हमारे पास, यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है मैथ्स का डर अब होगा खत्म। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखकर देखिए। और पूरा देखने की मैं ये बोलता भी नहीं कि पूरा देखिए, आपको खुद ही 2-4 क्वेश्चन करने के बाद भी अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार की वीडियो होने वाली है। और आप सभी के मन में जो भय है मैथ्स का, जैसे कि आप सोचते हो कि मैथ्स के क्वेश्चन एक अलग लेवल के आते हैं, एक हार्ड लेवल के आते हैं, कठिन आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल सारी की सारी शिफ्टों में, उन सभी को आप जब देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने आसान क्वेश्चन थे और कितनी आसान तरीके से इनको करा जा सकता था। ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, अभी 2023 की ही बात है और अभी 2024 में आपके दोबारा से एग्जाम होने वाले हैं एसएससी जीडी के। तो ज्यादा पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार फिर से आपको देखने को मिलेंगे और यही मिलते भी आए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद खुद से आपको अंदर से ये उमंगें जागने लगेंगी, आपके अंदर अलग से ये उत्साह भर जाएगा कि मैथ्स को लेकर के आपका डर बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आएंगे, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। आप सभी बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और शानदार तरीके से इस वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो चलिए आनंद के साथ बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर लेते हैं इस महा मैराथन वीडियो की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में प्यारे साथियों लिखा हुआ है 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और प्राइम नंबर आप सभी जानते हो क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे के टेबल में ना आते हो। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी के सभी अपने प्राइम नंबर हैं। लेकिन अपने को पूछा है 40 और 50 के बीच में। तो 40 और 50 की बात करें तो इसके बीच में देखो 40 तो कटता है ना, 41 किसी से नहीं कटता है, तो 41 पहला नंबर आ गया। 41 के बाद 43 ऐसा नंबर आएगा और 43 के बाद ऐसा नंबर कौन सा है, 47। ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आया था, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था, 10/1/2023 का क्वेश्चन है। ये आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, कितना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आया था। 3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में अवश्य आया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 घंटियां हैं जो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर ये दोबारा बजती हैं। यानी इतना इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। यानी पहले जो है वो 12 सेकंड में बज जाती है, दूसरी 18 सेकंड में, तीसरी 24 सेकंड में, चौथी 36 सेकंड में और उसके बाद 45 सेकंड में बज जाती है। तो आपको बताना है कि दोबारा से ये कितने बजे बजेंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो 9 बजे बजती है, ये पहला टाइम है। उसके बाद आपको बोला है कितने कितने अंतराल के बाद, 12, उसके बाद बोला है 24, फिर 36, अच्छा इससे पहले 18 भी है और फिर यहां पर है 45। यानी ये 5 टाइम है जिसमें ये जिस अंतराल पर ये बजती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए, अगला टाइम आपसे पूछ ले जाए कि अगली बार इकट्ठी कब बजेंगी, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनका सिर्फ एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने का शानदार सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या करना है, आप जानते हो ये सारे के सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45। यानी अपना जो एलसीएम होगा वो 45 से तो बड़ा ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 45 आप जानते हो, 45 के अगर फैक्टर करें तो आप जानते हो 9 पंजे 45, 9 और 5 आता है। अब आप क्या करें, इसके बाद देखिए 36 को, 36 में वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इस फैक्टर में आपको नजर नहीं आएगा। 36 होता है 9 चौक 36,
तो 9 तो यहां पर आ गया ना, 4 नहीं आया, तो 4 आप यहां पर नोट कर लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों 24 को देखिए, 24 में क्या होता है, 24 के फैक्टर होते हैं आपके 6 और 4। तो क्या 6 है यहां पर, 6 आपको यहां पर नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको यहां पर 4 नजर आएगा। लेकिन 6 जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर है, 3 गुना 2 को हम बोल सकते हैं, तो 2 यहां पर अपना आ जाएगा अलग से। अब इसके बाद 12 को देखिए, क्या 12 इसके अंदर है, 12 होता है अपना 4 और 3, क्या 4 है इसके अंदर, बिल्कुल, और 3 भी इसके अंदर है। तो अपने पास यही इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, यानी 9 पंजे 45, 45 की गुणा अगर हम 2 में करें, 45 दूनी 90, और 90 चौके होते हैं 360, 9 चौक 36, यानी कि 360 जो है वो इसका बिल्कुल एलसीएम रहने वाला है। अगर आपको इस एलसीएम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एलसीएम को ऐसे भी निकाल सकते हो, 12, 18, 24, 36 और 45, इन सब का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप यहां 3 का टेबल पढ़ते हो तो देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 ही कम 3, 3 चौके 12, 3 छिंग 18, और 3 अट्ठे 24, और 3 से कटेगा 12 बार, और 3 से देखिए 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, ये 15 बार कैंसिल हो गया। उसके बाद आप प्यारे साथियों यहां से 2 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, ये कटेगा नहीं, एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों फिर से 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यहां पर ये 3 रहेगा, जबकि ये 2 आ जाएगा, ये 3, और ये 15 का 15 ही रहने वाला है। अब प्यारे साथियों आपको क्या करना है, 3 का टेबल फिर से पढ़ते हैं, ये ऐसे ही, ये 1 आ जाएगा, 2 में जाएगा नहीं, ये भी 1 आ जाएगा। उसके बाद यहां से आपके पास ये 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे साथियों आप 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, और यहां 5 रहेगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ 5 का टेबल ही पढ़ना है। 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, सब 1-1 हो जाएंगे यहां पर। जब तक ये लास्ट में 1-1 ना हो जाए तब तक ये काम आप कर सकते हैं, और हमेशा यहां पर अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया हो गए आपके पास 12 तिया 36, 36 दूनी आपके पास 72, और 72 की गुणा 5 में करें तो 72 पंजे हो जाते हैं आपके पास, 5 दूनी 10 की 0, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी 360। तो इस प्रकार से भी 360 आ रहा है, और इस प्रकार से भी मैंने आपको बताया था वो भी 360 ही आया था। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो अंतराल है वो सेकंडों में है, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब हो जाता है 6 मिनट, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 360 सेकंड कितने मिनट के अंदर आ गए, आप कहोगे 6 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब अगर पहली बार ये 6 बजे बजी थी तो अगली बार ये सारी की सारी घड़ियां जो है वो दोबारा से कब बजेंगी, 9:06 पर। और यही इस क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल शानदार सा सॉल्यूशन, आसान सा सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपके समझ में अब ये भी अवश्य आया होगा। और इसके बाद प्यारे साथियों बात कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है, कितना आसान ये क्वेश्चन है और क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। यानी 45% भी खर्च करता है और 5% भी, यानी कुल मिलाकर के वो 50% खर्च कर देता है। कह रहा है कि यदि भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल मिलाकर के 28,500 रुपए खर्च करता है। देखो हम जानते हैं कि वो 50% खर्च कर रहा है, किसी भी वेतन को हम 100% मान सकते हैं। मान लिया कि भाई उसका जो वेतन है वो 100% है, हमें पता है 50% की वैल्यू दी गई है 28,500, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च कर दे रहा है कहां पर, वृद्धाश्रम में और साथ साथ भोजन पर। तो कुल मिलाकर के उसने 50% भोजन पैसा अगर खर्च कर दिया और 50% की वैल्यू इतनी है तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। यानी अगर 50% की वैल्यू इतनी है तो 100 तो इसका डबल है ना, तो इधर भी आपको इसका डबल कर देना होगा। आप जानते हो 28 का डबल होता है 56, 500 और है उसमें, तो इसका मतलब ये हो गया 57,000। यानी उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 57,000। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या था। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 95,000 रुपए है और उसका खर्चा जो है वो 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में, आय मतलब इनकम में 15% का इंक्रीमेंट हो जाए
और खर्चे में यानी व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आप हमेशा 3 बातें याद रखें, एक तो इनकम, एक एक्सपेंडिचर और एक सेविंग। इन 3 बातों को याद रखेंगे तो आपके पास कोई व्यक्ति 95,000 रुपए कमाता है, उसमें से 75,000 रुपए खर्च कर देता है। अब आप जानते हो यहां से 20,000 रुपए वो बचा रहा होगा। सीधी बात तो यही है। इसको छोटा कर लेते हैं। क्या मैं यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकता हूं? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास यहां पर। बिल्कुल हो गई, समझ में बात आती है ये वाली इतनी तो। उसके बाद 5 से और कैंसिल कर सकते हैं तो ये 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार 15 बार कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारे पास बचेंगे 4, 5 से काट करके। तो आपने एक चीज देखी, हमारे पास कोई व्यक्ति 19 रुपए कमाता है, 15 रुपए खर्च करता है, 4 रुपए बचाता है। परसेंटेज यानी डेसिमल से बचने के लिए मैं 2 जीरो और यहां पर लगा सकता हूं। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास ये जो 1900 रुपए कमाता है व्यक्ति, वो 1500 रुपए खर्च करता है और 400 रुपए बचा लेता है। इसकी इनकम में 18% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आप जानते हो 1900 का 18%, 1900 का 18% ऐसे ही निकालते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 गुना 18 करेंगे तो 342, यानी इसके पास जो इनकम में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 342। जबकि यहां की बात करें तो इसके जो खर्चा है उसमें 12% की वृद्धि होती है, यानी 1500 का 12%, 2 जीरो से फिर 2 जीरो, 15 गुना 12 करेंगे तो 180, और इन दोनों को घटा के आपके पास फिर से पता चल जाएगा कि बचत में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। 2 तो ये बचेगा, 14 में से 8 गए, 6 बचेगा और यहां पर 1, यानी 162 रुपए उसके पास बच रहे हैं जो बढ़ गए हैं। अब तो आप देखते हो पहले वो 400 रुपए बचा लेता था, अब 162 और ज्यादा बचा रहा है। तो कितने बढ़ गए, कितने परसेंटेज बढ़ गए? हमेशा जो बढ़ जाते हैं उसे ऊपर लिख दो और नीचे जिस पर बढ़े हैं, 400 पर बढ़े हैं तो इंटू 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 चौके 16, 40.5 बार यानी 40.5, और ये बिल्कुल अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जितने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हो वहां तक उसे शेयर करने का भी प्रयास करें। जिस सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पर आप सभी जो है वो एक्टिव है, उन सभी पर आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सब्सक्राइब कर सके, ऐसा कुछ आप लोग जो है वो इसको शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, एक मैं भी जो है वो अंदर से ऊर्जावान बनता हूं और लगता है कि मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझा सकता हूं और अच्छे से मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के लगातार आता रहूंगा। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन भी हम सभी जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे इस बेहतरीन सी वीडियो के बाद में। तो चलिए, आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहना चाहिए। तो प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% बढ़ जाती है, यानी पिछले साल अगर 100 थी तो एक साल के बाद वो 103 हो जाएगी। अगले साल फिर यही होता है और 2 साल के बाद जनसंख्या जो है भालुओं की वो 21,218 हो जाती है। आपको बताना है 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी। कैसे बता पाओगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब कभी भी जनसंख्या बढ़ती है तो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज ही मान के चलेंगे, जिस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज निकाला जाता है उसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करें, शुरू में मान लें कि वो आपके पास भालुओं की संख्या 2 साल पहले x थी। अब ये क्या हो जाता है, 100 पर बढ़ जाती है, कितनी, 100 पर 3 बढ़ जाती है तो 103 हो जाती है। अगले साल फिर यही होता है और ये कुल मिलाकर के हो जाती है 21,218। ये 2 साल के बाद इतनी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर पाओगे। कैसे? आप जानते हो लास्ट में ये जो 4 जीरो है वो किसी भी नंबर से यहां पर डिवाइड होने वाली नहीं है, तो ये 4 जीरो आपके आंसर में आपको दिखेंगी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि उसमें 20,000 लिखा हुआ है और 20,000 अगर है तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। लेकिन हर बार आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे तो आप क्या करें, इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, 103 से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 103 दूनी होते हैं 206, ये 2 बार कैंसिल होएगा, फिर ना जाने की जीरो और आपके पास ये 6 बार, यानी 206 बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 103 को 206 से 2 बार, बस अब कुछ भी नहीं करना है। एक्स को ऐसे ही रखेंगे, ये जो 10,000 आपके पास है उस तरफ ले जा लो, तो 2 गुना 10,000 यानी ये आपके पास आ जाएगा 20,000। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा और आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है। यदि उसका प्रॉफिट परसेंटेज 18% है तो बताना है टेबल का क्रय मूल्य अर्थात सीपी कितना रहा होगा। देखो 18% के फायदे पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज खरीद करके 118 रुपए में बेच रहा है और अपने को 118 की वैल्यू दे दी गई है। कितनी दी गई है? 2832। अगर 118 की वैल्यू दे दी गई है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? पहले यहां से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 2832 को डिवाइड कर लीजिए 118 से, क्योंकि आपको 100 की वैल्यू चाहिए तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे ना, तभी तो 100 बनेगा। तो उस तरफ भी आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ये 100 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे कैंसिल कर सकते हो? देखो इसको छोटा कर लेते हैं, या डायरेक्ट काट सकते हैं, तो डायरेक्ट काट लीजिए। अगर हम इसको डायरेक्ट काटते हैं या 4 से, देखो 4 से कैंसिल करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे अपने पास? 3। 4 से तो कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट काट लेते हैं 118 से ही। 118 का पड़ा पड़ेंगे तो 118 दूनी 236, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 236 कितने बचेंगे? 283 में से 236 गए तो ये आपके पास 13 में से 6 गए 7, इधर रह गए 7, 7 में से 3 गए तो 4, 47 बचने वाले हैं। 7 7 आपके पास 2 और हैं। अब 118 का पड़ा पड़ेंगे तो 118, देखो यहाँ 18 है या 72 है? 18 चौक 72 होते हैं, तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, यहां से आपके पास 24 गुणा 100 करोगे तो ये 2400 आना चाहिए, यानी अपने पास 2400। स्टार्टिंग में पूछा गया है कि टेबल का जो सीपी था वो कितना था, तो वो 2400 रुपए होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ वो प्राप्त कर लेता है। 2400 रुपए की अंकित वाली, यानी 2400 रुपए मार्क प्राइस वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, यानी उसको वो पड़ती कितने में है, यानी लागत प्राइस कितना है उसका। आप ऐसे क्वेश्चन करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, एक होता है सीपी, सीपी के अलावा आपको याद रखना है एसपी, और एक होता है आपका एमपी। हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो हमेशा सीपी पर होता है, जबकि डिस्काउंट कभी भी दिया जाता है तो वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखो मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, कितने की है? 100 की है, और उस पर जो है वो व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब वो बेचता कितने में होगा? उसको 120 में। जबकि दूसरी तरफ वो बात कह रहा है कि 40% की छूट देता है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि वस्तु पर 100 रुपए लिखा है और इस पर वो 40% की छूट देता है, इसका मतलब वो इसे 60 रुपए में दे देता होगा। यही तो हुआ ना। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको इन तीनों से यहां पर जो एसपी, सीपी और एमपी तैयार कर लेने हैं। कैसे तैयार करोगे? देखो पहले तो ये एक एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहां भी एक एक जीरो है ना, ये आपकी सारे के सारे एक एक जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, उसके बाद देखिए जो नंबर यहां लिखा हुआ है 6 वो यहां पर नोट कर लीजिए, और जो यहां 12 लिखा हुआ है वो 12 यहां पर लिख लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये 10 गुणा 6 करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, 12 गुणा 6 करेंगे 12 6 72 आ जाएगा, और 12 गुणा 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी सीधी बात यह है कि किसी वस्तु का सीपी तो 60 है, एमपी उसका 120 है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एमपी कितना है? 2400, यानी इस 120 की वैल्यू कितनी है? 2400 है, और आपसे पूछा है सीपी यानी 60 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 120 की वैल्यू 2400 है तो इसका ठीक जस्ट हाफ, बिल्कुल यानी 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो बिल्कुल 2400 का आधा यानी 1200। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर 120 की वैल्यू प्यारे साथियों 2400 रुपए है तो सीधी बात है कि उसके हाफ यानी 60 की वैल्यू फिर हाफ ही हो जाएगी, यानी कितनी? 1200। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार सा और आसान सा तरीका है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित मूल्य किया। 72,000 रुपए अंकित मूल्य का मतलब हो गया आपके पास एमपी दे दिया गया है 72,000, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। देखो मैंने आपको बताया, एक एमपी, एक रख लो एसपी और एक लिख लो सीपी। एमपी 100 रुपए लिखा हुआ होगा किसी चीज पर,
इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी ये चीज बेच दी गई है 80 रुपए में। आगे वो कह रहा है कि 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कब होती है, हमेशा सीपी पर। तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज को आपने 90 रुपए में बेच दिया है। बात तो यही हुई ना। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उस पर कितने रुपए की छूट देनी चाहिए, उस व्यक्ति को कितने रुपए की छूट देनी चाहिए ताकि वस्तु पर 440 रुपए का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी प्रॉफिट कमाना है कितने का, 440 का। क्वेश्चन को देखिए कितने बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन होगा। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हो यहां से। ये देखिए ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी जीरो से, और ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करें, मैंने आपको बताया जो यहां लिखा हुआ है वो यहां लिख लीजिए, यानी 8 यहां पे आ जाएगा। 9 यहां लिखा हुआ है तो साथ बगल में भी 9 लिख लीजिए। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 8 धाम 80, 8 निम 72, 72, और ये हो गया 90। यानी सीधी बात है, जिस वस्तु के ऊपर 90 रुपए लिखा हुआ था उसे 80 रुपए में बेच दिया गया है, यानी ये उसका सीपी है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एमपी कितना था, 72,000 रुपए, यानी इस 90 की वैल्यू कितनी है, 72,000। यही बोला है ना क्वेश्चन में, अगर 90 की वैल्यू 72,000 है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे कितने रुपए की छूट देनी चाहिए। तो पहले अगर 90 की वैल्यू 72,000 है तो फिर आप जानते हो एक जीरो से जीरो कटेगा, और 9 अट्ठे 72, यानी ये एक की वैल्यू आ जाएगी 800। तो सीपी वस्तु का कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, यानी वस्तु हो जाएगी 64,000 की। व्यक्ति चाहता है इसके ऊपर 440 रुपए का फायदा कमाना। इसका मतलब ये इसे बेचेगा कितने पर, तो आप कहोगे इसमें 440 रुपए जोड़ दीजिए, यानी वो इसे इतने रुपए में बेचेगा। भाई क्वेश्चन को गौर से समझिए, अच्छी तरह से देखिए। मैंने बोला है कि 64,000 रुपए की वस्तु है, लिखा हुआ उसके ऊपर 72,000 रुपए है। व्यक्ति चाहता है 440 रुपए कमाना, तो 440 रुपए कमाने के लिए उसको बेचना होगा 64,440 रुपए में। इसका मतलब वो छूट कितनी देगा, डिस्काउंट कितना देगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करने का तरीका देखो, 64 में से जैसे ही आप लोग 72,000 माइनस करोगे, या 72,000 में से जैसे ही अलग से करके देख लो, 72,000 में से आप कितना माइनस कर रहे हो, 64,440। कैसे माइनस करोगे, जीरो से जीरो, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, इधर 9 रह गया, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, इधर रह गया 1, यानी इधर हो गए 11, 11 में से 4 गए तो आपके पास बचेंगे ये 7, बस यही बचेगा। 7560 रुपए बच रहे हैं। 7560 रुपए की छूट देनी है भाई। कितने रुपए पर देनी है, छूट हमेशा दी जाती है एमपी पर। यहां निकाल लेते हैं इसको, देखो 7560 बटे में एमपी, एमपी कितना था 72,000, और इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल। उसके बाद इसको कैंसिल कर लीजिए, चलो 4 से कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 कम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 कम 4, 3 बचेंगे, यहां पर भी 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेंगे, 4 निम 36। उसके बाद क्या ये 18 से कटता है, काट के देख लीजिए। अगर 18 धाम 180, बिल्कुल 9 बचेंगे, तो 9 बचेंगे और बटे में 18, यानी 0.5, यानी 10.5 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। जबरदस्त सा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मुझे अभी तक लगा जो सबसे अच्छा था इसमें। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब आसान थे, ये क्वेश्चन भी था तो आसानी, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अब। और प्यारे साथियों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और इन क्वेश्चंस की जो बेहतरीन से क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो इसका जो पीडीएफ वो मिल जाएगी। इसका लिंक जो है पीडीएफ, अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो और अच्छी तरह से चैनल से जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कौन से नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये 8वां हो गया अपने पास। अब 9वां क्वेश्चन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, प्यारे साथियों, दिव्या ने एक कार 3.5 लाख रुपए में खरीदी है और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। खरीदी कितने में है, यानी सीपी कितना है, 3,50,000, और जबकि बेची कितने में है, यानी एसपी कितना है उसका, तो आप कहेंगे यह है 4,35,000। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना है। यहां से भाई 3 जीरो तो यहां से आप साफ कर लीजिए, क्योंकि 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35 70 बार, और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यानी सीधी बात यह है कि 70 रुपए की चीज को 87 रुपए में, 87 रुपए में बेच दिया गया है।
तो फायदा हुआ है 17 रुपए का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे में आपके पास सीपी कितना है 70 पर हुआ है इंटू 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, यह अपने पास आ जाएगा 170 बटे 7। आगे आप सोल्व भी कर सकते हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपके पास 3 और 7 चौके 28, यानी 24 दशमलव कितना आने वाला है 24.3 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। आसान आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है और इस प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चा जो है वो जो तैयारी नहीं करता है ढंग से वो रह जाता है, वो कर नहीं पाता है फिर क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को बढ़ते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000 रुपए की एक राशि, 80,000 रुपए की एक राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय के बाद 1,17,128 रुपए हो जाएगी। यानी अपने पास 80,000 रुपए हैं और ये कितने सालों के बाद कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे ये हो जाएंगे 1,17,128 रुपए, इतने हो जाएंगे। तो ये इन दोनों का रेशियो है। किस किस का रेशियो है, ये अपने पास मूलधन है और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है इसका अमाउंट, यानी लास्ट में वो कितने समय के बाद इतने हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप कर पाओगे भाई, सीधी सी बात ये है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। बोल रहा है ब्याज की दर 10% है, इस 10% को पकड़ लें अच्छी तरह से, इसी से क्वेश्चन होता है। कैसे होगा देखिए, कैसे होगा देखिए भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए जो है ना वो एक साल में 11 रुपए हो जाते हैं। अब आप इसको जितना सोल्व कर सकते हैं पहले तो उतना कर लीजिए। अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो 8 से ये कट जाएगा अपने पास, 8 का 8 10,000 बार कट जाएगा। और इधर काट के देखते हैं, देखिए 8 का 8 3 बचेंगे, है ना भाई, 8 यहां 3 बचेंगे, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके 32, यहां 37 था, 32 कट गया तो 5 बच गया। अब ये 51 हो गया, 8 6 48, 3 बच गया, 8 चौके 32 और 8 कम 8, यानी ये इतनी बार कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें, आप देखिए क्या इसको ऐसा बनाया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, 10 का 10,000 बनाने के लिए इसे 10 की पावर 4 लिखना होगा। तो डेफिनेटली फिर इधर भी क्या हो रहा होगा, 11 की पावर 4 हो रहा होगा। और 11 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 14,641। इससे साफ जाहिर है कि 4 वर्षों में ये जो पावर में लिखा हुआ ना, बस यही 4 सालों के बाद जो आपके 10,000 रुपए हैं वो 14,641, या फिर आप कह सकते हो 80,000 रुपए 1,17,128 रुपए हो जाएंगे। मिल गया आपको आसान सा सॉल्यूशन। ये इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा तरीका है। अंदाज लगा करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया है और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती देखिए, √6 लिखा हुआ है, उसके बाद √8 लिखा हुआ है और कह रहा है √21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा अनुपाती बताना है। क्या होगा चौथा अनुपाती? तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, हमेशा बाहर से बाहर वाले की गुणा कर लीजिए और अंदर से अंदर वाले गुणा, इन दोनों की गुणा बराबर कर दीजिए। यानी आप कैसे करोगे, जो आपका पहला अनुपाती होगा पहले के साथ में फोर्थ की मल्टीप्लाई और सेकंड के साथ में थर्ड की मल्टीप्लाई। बस इस फॉर्मूले को दिमाग के अंदर बिठा ले, यानी √6 इंटू फोर्थ वाले को अगर मैं x मान लेता हूं और सेकंड वाला कितना है √8, साथ में √21, यही है ना √8, बिल्कुल। चलिए बस हो गया काम। यहां से x ऐसे ही रखेंगे, √8 इंटू √21 और अपोन में कितना है √6। इसको सोल्व कर सकते हो आप। √8 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 तो रहेगा बाहर और अंडर के अंदर 2 इंटू √21 को लिख सकते हैं √7 और साथ में √3 और बटे में कितना है, इसको लिखा जा सकता है √2 और साथ में √3 है, तो √6 ही ना।
√2 से ये कैंसिल और √3 से √3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी बचेगी 2√7। तो 2√7 जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ लेते हैं। कैसे ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कमेंट करके वीडियो में अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे। अगर आप एक दिन में नहीं देख सकते, एक बार में नहीं देख सकते, तो अपना एक टाइम सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कितनी कितनी वीडियो, एक एक सेट, दो सेट, जितना भी आप देख सकते हो उतना देखने का प्रयास कीजिए। बेहतरीन सी ये वीडियो है, बहुत मेहनत की जा रही है इस वीडियो के लिए, तो आप सभी का भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। आप सभी भी बेहतरीन तरीके से इसको शेयर करके, लाइक करके, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्यारे साथियों। भविष्य में भी मैथ की बहुत ही शानदार सी वीडियो, बहुत ही बेहतरीन सी शानदार सी तैयारी आपके सामने रखने वाला हूं। किस प्रकार से तैयारी करनी है वो आपको बताने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी। एक्स ने 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के बीच का अंतर बताना है, मूल्य का अंतर बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो, उसने जो पेंसिलें खरीदी है, पेंसिल वो खरीदी है कितनी, 180 रुपए में 40, यानी एक कितने की पड़ेगी वो देख लो। 0 से 0 कट गया और 4 से इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, यहां 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, यानी एक पेंसिल पड़ रही है उसको 4.5 रुपए की। उसके बाद जबकि वो बात कर रहा है यहां पर उसने 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, यानी पेन का रेट क्या है 180 रुपए में 2 दर्जन, यानी 24। काट लीजिए इसको भी, 6 से काटता हूं तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 30 बार कटेगा। यहां से कितना आ जाएगा ये आपके पास, देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाता है। बस अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो आप देख रहे हो पेंसिल और पेन के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 रुपए। ये 3 रुपए अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का जवाब, तो वो भी आप कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई ये 13वां क्वेश्चन है आज का। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x - 2y, 5x - 2y, और कह रहा है अपोन में अपने पास, यानी इसका जो रेशियो है वो कितना है आपके पास, x - 2y, x - 2y इजिकल टू में आपको दिया हुआ है 9:17। बोल रहा है यहां से कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x अपॉन 13y, यानी 9x अपॉन में 13y की आपको वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू आपको यहां से बतानी है। कैसे बता पाओगे, सबसे पहले तो x और y का रेशियो निकाल लीजिए। 17 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखो 17 पंजे होते हैं आपके पास, 17 पंजे 85, 85x माइनस 17 दूनी 34, 34y। इधर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और 9 की गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18y। y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लीजिए। 85x माइनस 9x इजिकल टू में माइनस के 18y, 34 को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस के 34y। यहां से इन दोनों को माइनस कर लीजिए। देखिए 85 में से जैसे ही आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास यहां बचेंगे 76, 76x। इधर आप लोग जैसे ही माइनस करोगे 34 में से 18, 34 में से 14 माइनस करते तो अपने पास कितना बचता 20, 20 में से भी अभी अपने पास 4 और माइनस कर लो, यानी अपने पास बचेंगे 16y। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये मेरे पास आएगा, देखिए 4 से कैंसिल करके 4 चौके 16, और 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 4 एकम 4, 3 बचेंगे 4 नीम 36, यानी x अपॉन y का जो रेशियो आएगा वो 4/19 आ रहा है। बस x और y की जगह पर यहां x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या था आपके पास 9/13 तो था ही, जो x और y है, x और y है, इतने इतने के प्लेस पर आप सीधा लिख सकते हो 4/19, और आप जानते हो 9 चौक 36 और 13 की गुणा 19 में कर लीजिए। 13 निम्मे 117, 117 का 7 आपके पास बचेगा 11, 13 एकम 13, 13 और 11 जैसे आप जोड़ोगे तो आपके पास ये जाएगा 213 और 11 24, यानी 247।
ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है इस क्वेश्चन का भी। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी? भाई औसत गति अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितनी कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। वो करता है 20 प्लस 20 के साथ में 15 और 15 के साथ में 10 और 10 के साथ में 24। इतनी तो दूरी चलता है, ये तो दूरी हो गई डिस्टेंस। जबकि अगर बात करें उसके लिए उसने टोटल टाइम कितना लिया है, तो वो कैसे निकालोगे आप लोग? आप जानते हो टाइम निकालने के लिए हमेशा दूरी बटे चाल का प्रयोग किया जाता है, दूरी बटे चाल का प्रयोग किया जाता है। चाल उसकी कितनी है? 5। जो 20 किलोमीटर की स्पीड है वो 5 की स्पीड तय करता है, तो 5 चौके 20 यानी इसको लेता है 4 घंटे, प्लस दूसरी दूरी जो है वो 3 घंटे में तय करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है 15 किलोमीटर की दूरी। तो कितना हो जाएगा? 3 से 15 को कैंसिल कर लीजिए, 15/3, यह आपके पास आ जाएगा फिर से 5, प्लस इसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी को वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता, तो यहां से स्पीड फिर से 5 आ जाएगी, प्लस 24 किलोमीटर की स्पीड को दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो 4 × 24 6 आ जाएगा यहां पर। बस इन सबको जोड़ के डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगी आपके पास औसत गति, औसत गति यानी एवरेज स्पीड। तो बस क्या हो जाएगा आप जानते हो, 20 और 10 30, 30 और 10, 30 और 10 आपके पास 40, 40 और 5 45, 45 और 5 यहां से मान लीजिए 50, 50 में से एक गया 49, 49 और 20 आपके पास हो गए 59, 69, 69 हो गए आपके पास। 69 को आपको डिवाइड किससे करना है? 5 5 10, 10 और 10 20 से डिवाइड करना है। जैसे 20 से डिवाइड करोगे, देखो सीधा तरीका यह है कि 5 से गुणा यहां कर लीजिए, 5 से गुणा यहां कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 पंजे 100 बन जाएगा। 5 से गुणा करनी आसान है, देखिए 5 × 45 का 5 और आपके पास बचेंगे 4, 5 × 20 सॉरी 5 × 30, 30 और 4 34 और बटे में कितना? 100। बस हो गया काम। क्या कर लीजिए? 3.45 इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हो। चलिए, लेकिन आसान तरीका भी सीखना है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जो है वो पूरी यात्रा को तय करने वाला है। ये इस क्वेश्चन का सटीक सा आंसर भी रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा ये। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कितना प्यारा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। ए जो है, सीधी बात यह है कि किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, यानी पेंटिंग कर सकता है 8 दिनों में, जबकि सी उसी काम को 10 दिनों में, सी 10 दिनों में कर सकता है। ऐसे काम जब भी आपको कभी भी दिया गया हो, टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करें? सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? यहां से इनका एलसीएम निकाल लीजिए। आप जानते हो 12 का, 8 का और 10 का एलसीएम कितना होता है? 10 भी 120 के पहाड़े में आता है, 8 भी आता है और 12 भी। तो 120 हम क्या लेते हैं यहां से एलसीएम। 12 के पहाड़े में 120 आता है 10 बार, वो 10 यहां नोट कर लीजिए। 8 से कैंसिल करेंगे तो देखिए कितनी बार आएगा? 8 15 8 120 यानी 15 बार, और 10 से 12 की गुणा करेंगे तब ये 120 आता है। इसका मतलब साफ है कि ये मान लीजिए कि टोटल 120 कुर्सियां बननी है, उनमें से जो ए है वो एक दिन में 10 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन के अंदर 15 कुर्सियां बनाता है, जबकि सी एक दिन के अंदर 12 कुर्सियां बनाता है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं आगे। कह रहा है कि यदि ए तो जो है ना, ए द्वारा पूरा काम किया जाता है यानी पेंटिंग की जाती है, और बी और सी उसका साथ देते हैं। साथ कैसे देते हैं? एक दिन तो ए काम करने के लिए आता है, फिर अगले दिन बी और सी भी काम करने के लिए आते हैं, फिर अगले दिन ए अकेला काम करने के लिए आता है,
फिर अगले दिन बी और सी दोबारा काम करने के लिए आते हैं उसके साथ में ही। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? भाई सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं। ए आता है, पहले दिन में 10 कुर्सियां बना के चला जाता है। अगले दिन कौन बनाता है कुर्सियां? ए भी, बी भी और सी भी, क्योंकि ए तो आ ही रहा है, बी और सी भी आ गए। तो कितनी कुर्सियां बन गई दिन के अंदर? आप देखो 12 और 15, 12 15 27 और 10 37, यानी 37 कुर्सियां ये बन गई। कुल मिलाकर के 2 दिनों के अंदर टोटल बन गई है 47 कुर्सियां, ये 2 दिनों के अंदर बनी। तो उसी तरीके से देखा जाए तो 4 दिनों के अंदर बन जाएंगी ये 94, 4 दिनों में 94 बन गई। अब 4 दिनों के बाद वापस कौन आएगा काम करने के लिए? फिर से ये आएगा और ये कितनी कुर्सियां बना देगा? 10 कुर्सियां बना देगा, यानी 104 कुर्सियां बन चुकी हैं। कितने दिनों में? 5 दिनों में। 5 दिनों में 104 कुर्सियां बन चुकी हैं। कुर्सियां बनने के लिए बाकी कितनी है? 16। क्या करेंगे? 16 को ऊपर लिख दीजिए और आएगा कौन? अब बी और सी भी आएंगे, यानी बनाने वाले हैं अभी भी 37 कुर्सियां बनाने वाले अभी भी हैं, यानी 37 कुर्सियां बना सकते थे ये। 37 से इसको डिवाइड कर लीजिए, बस हो गया काम। 5 पॉइंट कैसे करेंगे डिवाइड? देखिए आप जानते हो यहां से भाई पॉइंट इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि पॉइंट में ही आएगा। आप देखो पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा ना। आप यहां से देखिए 37 से लगभग ये कितना है? 37 का अगर मैं 4 गुना करूं तो 160 के आसपास पहुंचूंगा, यानी 5.4 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। और इसका सटीक जो आंसर आ रहा है वो आ भी रहा है कितना? 5.4 ही। इतने दिन लग जाएंगे पूरे काम को होने में। कैसा ये क्वेश्चन लगा आपको? कैसा इसका सॉल्यूशन लगा? कमेंट में अवश्य लिखिए प्यारे साथियों। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है कि 5 महिलाएं किसी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यह क्वेश्चन पूछा गया है। 5 महिलाएं, 5 विमेन है, उस किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं हैं, कर सकती हैं 8 दिनों में पूरा, जबकि उसी काम को कितने बच्चे? 10 बच्चे, सॉरी 8 बच्चे, यानी 8 चिल्ड्रन जो है वो कर सकते हैं 10 दिनों में पूरा। तो आप यहां से दोस्तों सबसे पहले तो क्या करिए, इन दोनों की कैपेसिटी निकाल लीजिए, विमेन की और बच्चों की। कैसे निकालेंगे? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी, यानी एक महिला जो है वो 2 बच्चों के बराबर का काम कर सकती है, यानी एक महिला 2 बच्चों के बराबर का काम कर सकती है। अब आपको यहां से करना क्या है? उसी काम को कराना है 2 महिलाओं और 4 बच्चों से। तो पूछा है काम कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले तो वो काम देख लीजिए कितना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सीधा तरीका मैं आपको बताऊंगा। या तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, W/C, ये आपके पास 2/1 आएगा, यानी महिला जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकती है, जबकि एक बच्चा एक दिन में 1 ही काम कर पाएगा। टोटल काम देख लीजिए कितना है, इसमें रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए। अगर मैं इसमें रखता हूं तो देखिए 5 गुणा 2 गुणा 8, यानी टोटल काम कितना है? 5 दूनी 10, 10 धाम 80, 80 काम करना है। इस 80 काम को कौन कौन करना चाहता है? इस काम को करेंगी 2 महिलाएं और 4 बच्चे, यानी 2 विमेन प्लस 4 बच्चे। और ये काम जो है वो कितने दिनों में निपटा देंगे? मान लो x दिनों में निपटा देंगे। काम कितना है? 80 काम है, बस हो गया काम। कैसे करेंगे? W की जगह पे आप रख सकते हो कितना? 2, और बच्चों की जगह आप लिखोगे 1, तो 2 दूनी 4 और 4 ही कम 4, और इंटू में x बराबर में 80, यानी ये आ गया अपने पास 8। और 8 से जैसे ही आप 80 को डिवाइड करोगे तो अपने पास आ जाएगा कितना? 10, यानी कि पूरा काम जो है वो ये 10 दिनों में निपटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखेंगे, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो आपके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए पहले साथियों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वे अपनी सामान्य गति से आधी स्पीड से चले तो उसको कितना समय अधिक लगता? भाई 5 घंटे में 240, देखो डिस्टेंस कितनी है 240, टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 घंटे। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर वह अपनी सामान्य गति से, जो उसकी गति है उससे आधी स्पीड से चले तो उसी यात्रा को तय करने में उसे कितना समय अधिक लगेगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो उसकी स्पीड निकाल लेंगे हम यहां से। तो कार की जो स्पीड आएगी वो अपने पास कितनी जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 240 बटे में 5 अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा? 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, यानी 48 आ जाएगा। यानी कार की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से स्पीड अगर हाफ कर दें, यानी स्पीड कितनी हो गई? 24। तो पूछ रहा है उस काम को करने के लिए, उस दूरी को तय करने के लिए कितना अधिक समय लगेगा। कैसे बता पाओगे? देखो यहां से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको तय करनी है 240 घंटे की दूरी, 240 किलोमीटर की दूरी, यानी आपको टाइम कितना लगेगा टोटल? तो आपको लगेगा 240 डिस्टेंस बटे में 24, काट के लिख देंगे आप लोग कितना? 10 घंटे तो पूरा समय लग रहा है। पहले 5 घंटे लगता था, 5 घंटे और फालतू लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, 5 घंटे अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसान से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में मिल जाते हैं। और यानी आपके अगर 20 क्वेश्चनों का एक पेपर है तो उसमें से कम 5 से 6 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कई बार तो, या फिर उठाएंगे भी तो बड़ी आसानी से उन क्वेश्चन को कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन दिए रखे होंगे बिल्कुल बेसिक। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं या फिर हल्के से आप कह सकते हो कैलकुलेटिव होते हैं, और कुछ बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन होते हैं। तो सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17-18 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो आप यकीन मान के चले आप लोग समय बचा लोगे अपने। उन क्वेश्चनों के लिए भी जीके के या फिर रीजनिंग के या फिर हिंदी के या फिर इंग्लिश अगर आपने चुनी है तो उन सभी के लिए आप समय बचा लोगे। तो मैथ्स में आप सारे के सारे क्वेश्चन तब करें अगर आपको बेहतरीन सी तैयारी आपने कर रखी हो या फिर आपको सारे क्वेश्चन आसान लगते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने देख करके क्वेश्चन को लगता है कि इसमें समय व्यतीत होने वाला है, टाइम वेस्ट होने वाला है, तो उस क्वेश्चन पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें, बल्कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ को चले और उन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करके दूसरे टाइप के क्वेश्चन यानी जीके या फिर रीजनिंग की तरफ को आप बढ़े। इसलिए समय बर्बाद करना बिल्कुल भी व्यर्थ है, यहां पर समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, देख लीजिए। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। तो पूरी यात्रा को तय करने में उसकी औसत चाल कितनी होगी, यानी स्पीड आपको बतानी है। इसके लिए एक बेहतरीन सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। करना यह है आपको लिखना है 2 गुना उसकी जो पहली स्पीड है S1 और जो उसकी दूसरी स्पीड है, और बटे में टोटल क्या पूछा गया था, टोटल दोनों को जोड़ देना है, यानी S1 को और S2 को, दोनों की जो स्पीड है उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो बस आपको करना क्या है, 2 यहां पर S1 कितना है, जाता कितने की स्पीड से है 64 की स्पीड से, आता कितने की स्पीड से है 16 की स्पीड से, और दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 80। यहां से प्यारे साथियों अगर आप लोग 8 का टेबल जानते हो तो देखो 8 धाम 80 और 8 अट्ठे 64, 2 से आप इसको काट सकते हो 5 बार, ना भी काटिए दोस्तों, इसको ऐसे ही रख सकते हैं आप लोग। अब अपने पास कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये भी 16 और बटे में कितना है आपके पास 10। तो 16 गुना 16 जैसी आप करेंगे तो आप जानते हो 16 गुना 16 256 और बटे में रहता है 10, यानी ये आ जाएगा आपके पास 25.6। ये आपके पास आएगी इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे क्या। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपके पास क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। तो चलिए प्यारे साथियों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु को पिघला करके, एक शंकु है आपके पास, शंकु जानते हो ना, कोण को कहा जाता है, इस टाइप का होता है शंकु भाई। इसको पिघला करके इसको ढाल दिया जाता है एक बेलन के फॉर्म में, यानी ऐसे एक बेलन की फॉर्म में इसको ढाल दिया जाता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इस बेलन की जो ऊंचाई है
वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है बेलन का व्यास कितना होगा। जबकि उसने शंकु की विमाएं आपको दी है, त्रिज्या बोल रहा है 9 सेंटीमीटर है इसकी, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। भाई सीधी सी बात है, इसको उठा करके इसमें ढाल दिया गया है, तो इसका जितना वॉल्यूम रहा होगा उतना वॉल्यूम इसका भी रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से लेकर नहीं आया है। वो जो चीजें उसके पास थी, यानी उसके पास शंकु था, उसी से उसने इसको बनाया है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। और आप जानते हो भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहां पर कैपिटल लिख लेते हैं और एच भी कैपिटल इसलिए क्योंकि ये अलग आएंगे। अब यहां से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, 1/3 एज इट इज रखा रहने दिया आपने। आर की वैल्यू आप जानते हो यहां पर 9 है, 9 गुना 9, और एच की जगह पर आप लिख देंगे 15। जबकि प्यारे साथियों यहां आपके पास आर स्क्वायर रहेगा। एच की बात करें तो एच आपके पास है 45, 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45। उसके बाद 3 से 9 को काट सकते हैं 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। यहां से 9 बराबर आपके पास आर स्क्वायर आएगा, और आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी आर बराबर आपके पास 3 आ गया, तो इसका डायामीटर वो इसका डबल हो जाता है, यानी 6 सेंटीमीटर आपके पास इसका बिल्कुल सटीक सा आंसर आने वाला है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद कर रहा हूं यह क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका आखिरी शिफ्ट, इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद नई शिफ्ट के क्वेश्चनों की तरफ को हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए ये क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास, लंबवर्तीय बेलन का व्यास, यानी अपने पास 2r बराबर दे दिया गया है, कितना, 14 सेंटीमीटर बेलन का व्यास दे दिया गया है, और ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर है, यानी यहां से h बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन की बात कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको CS से भी बोल सकते हो आप लोग। ये आपको दिया है, ये होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है इसका। अब आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का योगफल निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, देखो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि टीएसए की बात करें यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो रहता है इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस इन दोनों का योगफल निकालना है। कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो चीजें कॉमन आ रही है कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, ये तीनों कॉमन है। यहां से बचेगा क्या क्या, एक तो यहां से h, यहां से भी h, और यहां से एक r बचेगा। बस 2 की जगह 2 रखिए, पाई की जगह 22/7 रखिए, और r की बात करें तो r यहां से देखिए 7 आ जाएगा, r की जगह पे 7 रखिए, ब्रैकेट के अंदर h के प्लेस पर 2 रखिए, फिर 2 रखिए, और r की जगह पर 7। सोल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी होते हैं 44, 2 2 4, 4 और 7, यानी ये अपने पास आ गया 44 गुणा 11, 11 चौक 44 का 4 बचेंगे, फिर से 4, 11 चौक 44, 44 और 4 होते हैं 48, यानी 484 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, और अब इसके बाद बात करेंगे दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में। तो प्यारे साथियों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक का अर्थात एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्रम से कितने हैं, 8 और 40 हैं। यानी आपको एचसीएफ दे दिया गया है
HCF 8, और जबकि आपको एलसीएम दिया गया है 40, एलसीएम 40, आपको HCF दे दिया गया और एलसीएम दे दिया गया है, दोनों का संख्याओं का गुणनफल निकालना है। भाई आपको सीधी सी बात याद रखनी है, मान लो वो दोनों संख्या A और B है, A व B, तो बस आपको एक बात याद रखनी है, संख्याओं का एलसीएम और HCF यानी HCF इंटू एलसीएम, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर रहता है। और HCF आपको दिया हुआ है 8, जबकि एलसीएम आपको दिया हुआ है 40, तो इन दोनों का जो गुणनफल निकलेगा वही इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी 8 चौके 32, 320 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर आने वाला है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। 320 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है। चलिए तो चलिए पहले साथियों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम और HCF, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 15 गुना है, यानी जो एलसीएम है वो 15 गुना है किसका, HCF का। इतनी बात बोली है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम और HCF का योग, यानी एलसीएम प्लस HCF दोनों मिलाकर के कितने हैं, 112 है। तो आपको बताना है यहां से एक संख्या अगर 49 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे, एलसीएम के प्लेस पर आप लिख सकते हो 15H प्लस H बराबर में 112। यहां तक की बातें सबके समझ में आ जाती हैं। कुल मिलाकर के ये हो गया अपने पास 16H और ये 112, 16 कैंसिल कर ली, 16 सत्ते 112, यानी H की वैल्यू आ गई 7, यानी पहली आपके पास जो HCF आ गया वो 7 आ गया। ये 7 अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास 15 गुना 7, और 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते होते हैं भैया आपके पास 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 हो जाते हैं। यानी अपने पास एलसीएम भी आ गया, अपने पास HCF भी आ गया। अब वो कह रहा है एक संख्या उनमें से, यानी A आपको दे दी गई है 49 और B वो आपसे जानना चाहता है। कैसे कर पाओगे, आप बस A इंटू B कर दीजिए, यह आपके पास H इंटू L आ जाएगा। यानी A कितना है 49, B आपको निकालना है, H आपके पास आ चुका है, यानी HCF आपके पास 7 है और एलसीएम आपके पास 105 है। 7 से इस 49 को 7 बार आप कैंसिल कर सकते हो। B की वैल्यू निकालने के लिए 105 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 ही कम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, यानी B की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, यानी दूसरी संख्या रहेगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है। 350 में 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120/100। उसके बाद वो कह रहा है अच्छा वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी करने का मतलब हो गया 75/100। आपको बताना है इस प्रकार से नई संख्या क्या होगी, वो आपको बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। 25 से अगर आप इसको काटते हैं, देखो 25 पंजे 25 या 75, 25 चौके 100। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल कर लीजिए। 4 से आप जानते हो 4 या 12 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा है 35 गुणा 9, बस दोनों की गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45, 45 का 5 बचेंगे 4, 9 तिया 27, 27 और 4, 27 और 4 आपके पास होते हैं 31, यानी 315 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक लिख देता है और फिर वह उसे 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो बताइए उसका हानि परसेंटेज कितना होगा। भाई सीधी बात यह है, मैंने आपको बताया एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। यही होता है ना भाई, सीधी बात है। वो क्या करता है, क्रय मूल्य से 15% अधिक लिख देता है, यानी 100 रुपए होगा उसका क्रय मूल्य, लिख इस पर देता है 115 रुपए, 115 रुपए।
लेकिन फिर भी वो 20% का क्या करता है, हानि कमाता है। तो कितने की बेचेगा, देखो 115 का 20%, 20 यानी 80% निकलेगा, क्योंकि 20% की तो छूट देता है ना। तो विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं मैं यहां से, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपके पास कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से, 5 ही कम 5 दूनी 10, 5 तिया 15 23, और 2 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार, और 23 चौके होते हैं 92, यानी कुल मिलाकर के 100 रुपए की चीज थी, उस पर 115 रुपए लिखा गया है, और वो बिकती कितने में है, 92 रुपए पर। तो आपको बताना है हानि कितने रुपए की हुई है। सीधी बात है, देखो 100 रुपए की चीज अगर 92 रुपए में बिक रही है तो 8% की क्या है, हानि है, यानी लॉस है कितने परसेंट का, 8% का। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तीसरी शिफ्ट का ये पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है -4/7, और यहां पर ये भाग का साइन है 1/12, और आपको डिवाइड करना है इसको -4/5 इंटू में -2, और ये माइनस फिर से ब्रैकेट बना हुआ है, और -2/7। तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को भी देखिए भाई। आप सबसे पहले देखिए ये जो साइन है बीच का, अगर मैं इसको यहां से चेंज कर लेता हूं तो आप 12 कहेंगे कि ऊपर चला जाएगा। आप जानते हो भाग का अगर गुणा बना दिया जाए तो फिर जो है ये आपस में चेंज हो जाता है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे और 12 चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल करना बोल सकते हैं। अब प्यारे साथियों यहां पर तो डिवाइड है ही आपके पास, इसको फिलहाल डिवाइड रखिए। यहां पर देखिए कैसे सोल्व होगा। ये -4/5 मैंने एज इट इज रखा, इंटू माइनस माइनस प्लस, जैसे ब्रैकेट खुलेगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और देखिए 7 दूनी 14, -14 और +2, ये आपके पास बचेगा +12, और बटे में क्या है, बटे में आपके पास है 7। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का नजर आएगा आपको। उसके बाद प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं -12 चौक 48 बटे में 7, डिवाइड करेंगे आप लोग। डिवाइड को भी मैं क्रॉस में चेंज कर लेता हूं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखो ये जो 48 है वो तो चला जाएगा नीचे, और ये जो 35 है वो चला जाएगा ऊपर। अच्छा यहां ये देख लीजिए कि आपके पास 2 माइनस है, ये माइनस है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये माइनस है, ये भी माइनस है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अपने पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहां से प्यारे साथियों 48 से आपका 48 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से आप 35 को कैंसिल कर सकते हो कितनी बार, 5 बार, 7 पंजे 35, और माइनस माइनस ये प्लस के 5 यहां पर बचना चाहिए। क्या यही इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, बिल्कुल यही इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42 को भी और 56 को भी दोनों को विभाजित कर दे, उससे 28 के स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो इसके लिए भाई सबसे पहले 42 और 56 ये दो संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को ही डिवाइड करते बड़ी से बड़ी। तो ऐसा करने के लिए हमेशा निकाला जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप देख पा रहे होंगे यहां से 14 जो है वो दोनों से ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है, क्योंकि 14 तिया 42 और 14 चौक 56 होते हैं। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 14। अब आपको इस संख्या से डिवाइड करना है 28 के स्क्वायर को, यानी 28 इंटू 28 और अपोन में 14। 14 से आप जैसे 28 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 गुणा 28, 28 दूनी हो जाते हैं 56। तो ये रहेगा आपके क्वेश्चन का इसका बिल्कुल सटीक सा आंसर। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, यानी मत देने वाले टोटल 90,000 थे। उनमें से 70% ने मतदान दिया। यदि जीतने वाले को यानी ए को 60% वोट मिले तो बताइए बी को कितने मिले होंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें ना तो वेद मत के बारे में बात की है ना अवेद मत के बारे में की, यानी सारे मत जो है वो वैधी हैं, यानी कुल मिलाकर के वैलिड मत हैं। यानी 90,000 वोट थे टोटल, उस 90,000 में से 70% वोट गिरे, यानी 70/100 इतने वोट डले हैं। ए को मिले हैं 60%, तो फिर बी को कितने मिले होंगे? आप कहोगे 40%, यानी 40% इसका निकाल दो, 40/100। अब आप जानते हो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल, बस इसको सोल्व करना है। 9 7 63, या तो गुणा कर लीजिए, देखिए 9 गुणा 7 चौक 28 और साथ में 2 0 हो रहे हैं ये वाले, यानी कितना आ जाएगा? 9 8 72 का 9 8 72 का 2, यहां पे 7 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 और 7 आपके पास 25 हो जाते हैं, साथ में 00, यानी यहां पर आंसर आना चाहिए इसका 25,200, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपए से 14,500 हो गया, यानी पहले वर्ष जो था ये स्टार्टिंग में कितना था, ये जो मूल्य था वो 18,000 था, और 18,000 से ये कितना हो जाता है? आप कहोगे ये हो जाता है 14,580। कितने सालों में था ये काम? 2 सालों में। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, जितना काट सकते हो उतना काट लो। भाई यहां देखो, अगर मैं इसे 18,000 को किससे डिवाइड करूं? अगर मैं 18,000 को यहां पर 9 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 9 दूनी 18, यानी 200 आ जाएगा यहां पर। 9 से इसको कैंसिल करके देखिए, 9 एकम 9, अपने पास यहां बचेंगे 5, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, एक बचेगा, और 9 दूनी 18, यानी 200 से ये हो जाएगा 162, और भी काटा जा सकता है, यानी 100 से इसको किया जा सकता है 81। इतनी बात आपके समझ में अवश्य आ गई होगी। अब दोस्तों आप जानते हो ये जो है आपके पास 2 साल में इतने पैसे हैं। अगर इसको मुझे निकालना है कि स्टार्टिंग में कितना है, तो दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए यहां से। जैसे मैं रूट करूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा 10 का, और ये आ जाएगा आपके पास 9। इसका मतलब साफ साफ है, बिल्कुल साफ साफ यहां से जाहिर है कि आखिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहा होगा स्टार्टिंग में? वो रहा होगा भाई, देखो 10 रुपए से 9 रुपए हो जा रहे हैं तो 1 रुपया कम हो रहा है ना, इसका मतलब 10% का क्या रहा होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। यानी आपको यहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है वो लिखना है कितना? आप कहोगे 10%, यानी हर साल जो है वो रेट 10% कम होता चला जा रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक तरीका है क्वेश्चन को करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 5। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर के 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। यानी पहले कितनी थी? 92, अब कितनी कर दी है? 96 रुपए 50 पैसे। आप देख रहे हो कितनी बढ़ी है, आप कहोगे 4 रुपए 5 पैसे बढ़ी है, 50 पैसे बढ़ी है। तो पूछा गया है कितने % की वृद्धि हुई है। ऐसा करने के लिए आप हमेशा बेसिक अप्रोच अपनी रखते हो, और वो ये कहती है कि ऊपर रखें प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट कह लीजिए, या फिर जितने की वृद्धि हुई है, और नीचे किस पर हुई है? 92 रुपए पर, जो पहले थी। बस हो गया काम। यहां से पॉइंट डाल करके आप 0 बढ़ा सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद 45 से गुणा जैसे 10 में करोगे तो ये आपके पास 450 आ जाएगा, और बटे में आपके पास है 92। अब आप जानते हो, देखो अगर मैं 90 से इसको भाग देता तो ये 5 बार जाता, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 5 से थोड़ा सा कम रहेगा, ज्यादा कम नहीं रहेगा। और 5 से कम हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है, एक 4.5 है, 4.9 है, 4.7 है, और एक है 5.1। 5.1 तो यहां से कैंसिल हो गया। फिर भी अगर आप पूरा करना चाहते हो तो देख लीजिए, यहां से जैसे ही आप 92 का टेबल पढ़ेंगे तो 92 का पढ़ा 4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 4 बार में कितना आएगा? 92 गुना 4, 4 दूनी 8, और 4 निम 36, 368। 450 में से जैसे ही आप 468 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, 14 में से 6 गए, 8 बचेंगे, और यहां पर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी 82 बचेंगे। अब आप क्या करेंगे? यहां से जो है अपने पास 4 के आगे एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 4 बार तो चला ही गया, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब आप 92 के टेबल फिर से पढ़ेंगे। देखो जैसे आप 92 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 92 का पढ़ा अगर आप पढ़ते हो 8 बार, तो 8 बार में कितना आता है? 92 इंटू 8, 8 दूनी 16, और 8 निम 72 और 1 73, 73।
जो कि सही रहेगा, यानी 8 बार जाना चाहिए कम से कम, और इसी तरह चलता रहेगा तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 4.9 वाला। तो यानी 4.88 समथिंग ये चल रहा होता, और इसको मैं लिख सकता हूं 4.9, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। क्या आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये बात आप जरूर कमेंट में लिखें, और जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 2999 रुपए है, तो हर्षी ने छूट के बाद इसे कितने रुपए में लिया होगा? भाई सीधी बात है, 2999 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, 40% की मिल रही है छूट, यानी खरीदा होगा 60% में। 60% यानी 60/100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 छिंग 54, 54 का आएगा 4, बचेंगे 5, फिर 9 छिंग 54, 54 और 5 होते हैं 59, 59 का आ जाएगा 9, आपके पास बचेंगे 5, 9 छिंग 54, 54 और 5 फिर से 59, यहां 9 बचेगा और आपके पास फिर से 5 बचेगा, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, तो यानी इतना, और बटे में कितना आएगा 10, 10 से जैसे डिवाइड करोगे तो 1799.4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन जो है वो इस परीक्षा में दिए गए हैं, और बच्चे जो है वो कतराते हैं इन क्वेश्चनों करते हुए, लेकिन यकीन मान के चले जिसकी तैयारी बेहतरीन ढंग की होगी, जो इस वीडियो को देख करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकेगा, वो बिल्कुल भी मार नहीं खा पाएगा, या बिल्कुल भी डरेगा नहीं पेपर में जाते हुए। आपको पूरा भरोसा रहेगा कि मैथ्स तो आप जो है वो अच्छी तरह से करके आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स से आप कर सकते हो। 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है को 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, यानी डिस्काउंट दिए जाते हैं दो इसके ऊपर। इसके अलावा नकद भुगतान करने पर 5% का और जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो बताइए मेज का नकद मूल्य कितना है? भाई सीधी बात यह है कि 300 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले दी जाती है 20% की छूट। 20% का मतलब उसको वस्तु को खरीदेगा अब हम 80% में, इंटू 10% की और छूट दे दी गई, यानी अभी भी उसका मूल्य है 90%। लेकिन अगर कोई नकद लेने के लिए जाता है तो वो कहता है कि मुझे और डिस्काउंट दिया जाए, तो उसको 5% का डिस्काउंट देकर के 100 की चीज 95 रुपए में दे दी जाती है। ये अप्रोच आपको अच्छी तरह से समझनी है, अच्छी तरह से लगानी है। समझ लीजिए क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जा रहा है। मैंने क्या करा, 300 रुपए पे 300 रुपए आपके पास लिखा हुआ था किसी वस्तु के ऊपर, जब आप लेने के लिए गए तो 20% का डिस्काउंट मिला। 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 की चीज आपको 80 में मिल रही है। अब आपके पास ये प्राइस हुआ, लेकिन आपने कहा मुझे और डिस्काउंट दीजिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिला, यानी अब आपको 90 में मिल रही है 100 की चीज, यानी अब आपके पास ये प्राइस होगा वस्तु का। लेकिन आप 5% के डिस्काउंट और चाहते हो, 5% के डिस्काउंट के बाद आपको चीज मिलेगी 95 में 100 की। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास जो रहने वाला है यही वस्तु का इस टाइम पर जो एसपी है, यानी जिसमें आप उसे खरीद लोगे, या फिर वो दूसरा बंदा जो है इसको बेच देगा, वो मिल जाएगा। कैसे करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से एक ये वाली जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपके पास बचता है 3, 8, 9, 95 और 7 में यहां बचता है नीचे 100। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, देखो 5 से कैंसिल करते हो तो ये 19 बार जाएगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो ये 20 बार जाएगा। उसके बाद 2 से या 4 से कैंसिल करते हो, 4 दूनी 8, और 4 से कैंसिल करते हो 4 पंजे 20। अब प्यारे साथियों आपके पास देखिए 3 दूनी 6 और 6 निम 54, यानी 54, तो ये आ गया आपके पास इंटू 19, और बटे में अभी भी आपके पास 5 है। 19 चौक होते हैं 19 चौक 19 या 57, 19 चौक 76, 76 का 6 बचेगा 7, 19 पंजे 95, 95 और 7 102, यानी 1026 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 एकम 5 दूनी 10, ना जाने की लगेगी 0, और 5 पंजे 25, 205 रुपए समथिंग, यानी 205 रुपए 20 पैसे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर आने वाला है। यानी इतने रुपए में वस्तु आपको मिल जाएगी जो 300 रुपए जिसके ऊपर अंकित मूल्य था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए कितनी शानदार तरीके से, कितने आसान तरीके से क्वेश्चन भी हो पाया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को।
तो चलिए प्यारे दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की का डिस्काउंट देने से के बाद भी 10% का लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको सीपी और एमपी का जो है सीपी और एमपी के बारे में पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक होता है एमपी। कैसे निकालते हैं उसके बाद देखिए भाई। सबसे पहली बात 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर। यानी मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, यानी 100 रुपए लिखा हुआ था उसके ऊपर, और उसे 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने मिलेगी, 80 में। बिल्कुल बात समझ में आने लायक है। उसके बाद फिर भी 10% का डिस्काउंट, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब 100 की चीज कितने में मिल रही होगी, 100 की चीज आप 110 में बेच रहे होंगे। अब आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए जीरो जो है ना सारी जगह कैंसिल हो सकती है। यहां भी जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी, और यहां की जीरो ये इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जो यहां पर लिखा हुआ है वो यहां लिख लीजिए, और जो यहां लिखा हुआ है उसको यहां पर लिख लीजिए। तो आपको देखोगे तो 8 धाम 80, ये 80 आ जाएगा। ये 8 गुणा 11 करेंगे तो 88, और यहां पर आपके पास ही आ जाएगा 110। यानी साफ साफ बात यह है कि 80 रुपए की चीज, 80 रुपए की चीज आप जो है वो उसके ऊपर एमपी लिखा है आपने कितना, 110 रुपए। यानी सीधी सी बात है कि आपको पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है, कौन, ये जो एमपी है। तो आप देख रहे हो कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे 30 अधिक, 80 से, इंटू 100। ऐसे ही निकालते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 300 आ जाएगा, और 300/8 आप जानते हो 3/8 का को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आपके पास सीधा 37.5% आ जाता है। और वैसे भी आप निकाल सकते हो 8 या 24, 6 बचेंगे यहां पर आपके पास, 8 7 56, 4 बचेंगे और 8 पंजे 40, यानी 37.5% आपके पास बिल्कुल इसका सटीक आंसर रहने वाला है। तो चलिए ये मेथड भी हम बार बार यूज कर रहे हैं, और लगातार एक ही जैसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 रुपए में प्रत्येक को बेचा है। 475 रुपए में बेचा है, एक पर 25% का प्रॉफिट और दूसरी पर 20% का लॉस हुआ है। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपए के प्रत्येक में बेचा होता तो उसको लाभ या परसेंटेज कितना होता, वो आपको बताना है। कैसे बता पाओगे, देखिए ये जो 25% है और ये जो 20% है, इसी से क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे होगा देखिए गौर से। 25% का अर्थ होता है कि 100 की चीज आप बेच रहे हो कितने में, 125 में। यहां मैं लिख लेता हूं सीपी, और यहां लिख सकता हूं मैं एसपी। 100 की चीज 125 में, यानी इसको छोटा कर ले काट के, तो 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी 4 की चीज में 5 रुपए में बेच रहा हूं। दूसरी बात, 20% का लॉस हुआ है। 20% के लॉस का मतलब यह हुआ है कि कोई चीज कितने की रही होगी, 100 की रही होगी, और उसे मैं कितने बेच रहा हूं, 80 में। यानी इसको छोटा करेंगे तो आप कहेंगे 20 से काट लीजिए, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। यानी बात यह है कि भैया 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बात कही है कि आपके पास जो एसपी है वो इक्वल है, यानी दोनों को 475 के हिसाब से बेचा गया है, जबकि यहां पर हमारे एसपी बराबर नहीं है। तो इनको बराबर बना लीजिए। कैसे, 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 से यहां करोगे तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां 5 से कर दीजिए तो यहां भी 5 से करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये भी 20 हो गया, 5 चौके 20, और ये भी कितना हो गया, 5 चौके 20। अब आपके पास एसपी बराबर हो गया। जबकि आपके पास सीपी की बात करें तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, यानी दोनों वस्तुएं अब कितने की आ रही हैं, 41 रुपए की। और ये देख लीजिए आपके पास कितना आया, 20 और 20 40, ये आपके पास 40 है। समझ पा रहे हो, ये आपके पास कितना है, 40 है। यहां से प्यारे साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे, एक वस्तु की कीमत 20 रुपए है। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 20 रुपए, और जबकि वो बोल दिया गया है कि एक की कीमत तो 475 में बेचा गया है। यानी हमने वस्तु को बेचा था 20 रुपए में, जबकि किताब में, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बेची गई कितने में है, 475 में। यानी 20 की वैल्यू अगर 475 है तो फिर 10 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, या फिर 1 की वैल्यू कहें तो कितनी आएगी, आप कहोगे 475 बटे में 20, ये 1 की वैल्यू आ गई। ये 1 की वैल्यू आ गई, तो यहां से 41 की वैल्यू निकाल करके हम निकाल सकते हैं टोटल अपने पास सीपी कितने का था। तो आपके पास ये आ जाएगा 41 की वैल्यू
475 गुणा में 41 और बटे में 20। ये आपके पास क्या आ चुका है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 चौके 20, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 नहीं 45, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। उसके बाद और कैंसिल करना है तो और भी कर सकते हो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, यहां पे कर लेता हूं 97 इंटू 41, 7 का 7 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 का 8 बचेंगे 2, 4 निम 36, 36 और 2 38, 7 का 7, 8 और 9 17 का 7, 8 और 1 9 और 3 का 3, यही 3977 रुपए आपके पास आ रहा है, 3977। और इसको डिवाइड भी करना है अभी किससे, 4 से। तो देखिए 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 निम 36, आपके पास बचेंगे 3, 4 निम फिर से 36, अभी भी आपके पास 1 बचेगा, और 4 चौके 16। अब आपके पास 1 बच रखा है, पॉइंट लगा करके आप 0 बढ़ा सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब प्यारे साथियों अपने पास ये तो सीपी आ गया, यानी ये तो टोटल सीपी आ गया दोनों वस्तुओं का। लेकिन दोनों वस्तुओं के एसपी की बात करें, हम बेचना कितने में चाहते हैं, 575 में एक वस्तु को, यानी दोनों वस्तुओं को बेच देंगे 1150 में, 1150 में। यानी मेरे पास जो नया एसपी है वो है 1150, इतने में बेचना चाहता हूं दोनों वस्तुओं को, जबकि मैंने खरीदा इतने में है। तो मेरे पास यहां से कितना प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट करने के लिए इसमें से 1150 में से मैं माइनस कर लेता हूं 994.25, कितना बचेगा देखिए, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, इधर रह गए 9, 9 में से 2 गए तो आपके पास बचेगा 7, इधर रह गए 9, 9 में से 4 गए तो आपके पास 5, 5 बचेगा, इधर आपके पास 14, 14 में से 9 गए तो आप कहेंगे यहां बचेगा 5 बचेगा, ये भी 5, और फिर आपके पास यहां पर कितना बचेगा, 10 में से 9 गया तो 155 रुपए 75 पैसे। इतने का प्रॉफिट आपको हो रहा है। इतने का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करते हो, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे किससे, सीपी से। सीपी कितना है, 994.25, और इनटू में आपको लिखना है 100। अब प्यारे साथियों पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया आपका, आपके पास ये आंकड़े बचे हैं। थोड़ा सोचिए जरा कि जैसी 100 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, मैं कर ही देता हूं। देखो यहां 100 की मल्टीप्लाई हो जाने पर ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 15,57,500, 15,57,500, जबकि नीचे कितना है, आप कहोगे ये अभी आपके पास 1 लाख भी नहीं है, यानी 1 लाख से थोड़ा सा कम है, लगभग 1 लाख मान सकते हो। तो इसका डबल करूंगा तो डबल तो नहीं है, डबल से तो कम है, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इनमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो डबल से कम है, यानी 2 से कम है, दुगना नहीं हो रहा है ना इसमें। तो ये लगभग कितना आएगा आपके पास, 18%, क्योंकि ऑप्शन से हम क्वेश्चन को यहां पर उठा सकते हैं। बाकी तीनों ही ऑप्शन 41, 25 और 45 इससे बहुत ज्यादा बड़े होने वाले हैं। अगर मैं इसको 2 बार डिवाइड करता हूं तो 2 बार ये पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो 1 लाख का डबल भी करेंगे तो 2 लाख, लेकिन ये अपने पास थोड़े से आंकड़े कम है। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और अगर आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा से कमेंट करें, मैं आपको पक्का इसको क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाऊंगा आसान तरीके से। चलिए धन्यवाद, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5750 रुपए में एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर। भाई सीधी बात यह है कि आपके पास एक अमाउंट है, वो कितना है 5750, यानी 5750। एक वर्ष की बात करिए, एक वर्ष के लिए अगर हम वार्षिक ब्याज की बात करें तो वो आ जाएगा 16%, जबकि वो कह रहा है कि अगर इसको संयोजित किया जाए कैसे, अर्धवार्षिक के रूप में, तो अर्धवार्षिक का मतलब 2 साइकिल बन जाएंगी, यानी पहले 8% फिर 8%, 1 साल तो यही हुआ। लेकिन आप जब भी बात करते हो चक्रवृद्धि ब्याज की तो आपको यहां लगाना पड़ेगा सक्सेसिव, यानी इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, आप कहोगे 8 + 8 16, और 8 गुना 8 यानी 64/100, यानी यहां आपके पास आ जाएगा 16.64। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए परसेंटेज में कितना है, तो आप कहेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0.64%। बस इस 5750 का इतने परसेंट निकालो, 0.64% निकाल लो, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। बस क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 5750 का
0.64% निकालना है, तो पॉइंट हटा करके 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपके पास। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा करते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 200 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ सकते हो, तो 5 से देखिए 23 बार जाएगा, है ना। 5 ही कम 5 और ये ठीक है। और 5 से इसको कैंसिल करें, 5 चौके 20, 40 बार जाएगा। यहां से दोस्तों अगर मैं 4 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो देखिए 4 से या 8 से, 8 पंजे 40, 5 बार चला जाएगा और 8 से ये 8 अट्ठे 64। अब आपके पास 23 गुणा 8 कितने होते हैं, 8 तिया 24 का 4 बचेंगे 2 और 8 दूनी 16, 16 और 2 आपके पास हो जाएंगे 18। 184 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 तिया 15, आपके पास 3 बचेंगे, 5 छंग 30। कुछ इस टाइप का आंसर आपके पास आना चाहिए। 36 दशमलव क्या है, 36 दशमलव, बिल्कुल 36.80। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे साथियों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप जानते हो कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका यह रहता है कि आपके पास जो दूसरा नंबर है ना, इसका स्क्वायर कर दो, यानी 36 गुणा 36, और इसको डिवाइड कर दो किससे, पहले वाले से, यानी 24 से। अब आप जानते हो 12 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए यहां से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 2 से 36 को काटा जा सकता है 18 बार, और 18 तिया आपके पास आ जाएगा 54, और 54 रहेगा आपके पास बिल्कुल सटीक आंसर। यानी इसका तृतीय अनुपाती इस प्रकार से निकाला जा सकता है। चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती में आपको निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा चुका हूं, वो आप इन्हीं वीडियो में समझ जाओगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। आप इस वीडियो को जब देखोगे तो आप लोगों को एक अलग ही आनंद आ रहा होगा। आप लोगों को यह पता चलेगा सच में ही कि किस प्रकार से जो है वो बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चनों को लगा पाएंगे पेपर में, यानी ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिला दिया जाए तो नया जो अनुपात बनेगा दूध और पानी का वो कितना होगा। भाई सीधी बात यह है कि आपके पास एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, इसमें 20 लीटर दूध है, मतलब 20 लीटर मिश्रण है, और इसके अंदर 36 लीटर मिश्रण है। कुछ ऐसे ही बोला है, ठीक है। यहां पर जो मिल्क और पानी का अनुपात है वो 3:7 है, जबकि दूसरे में यही अनुपात आपके पास 7:5 है। अब आप ये सोच लीजिए कि इन दोनों को एक नए कंटेनर में मिलाना है या फिर इनको मिक्स करना है। तो पूछा गया है कि नया अनुपात क्या होने वाला है दूध और पानी का। एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका आपको बताने वाला हूं। देखिए ये 20 लीटर है ना, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 10 हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका डबल कर दूं, यानी 6 इसके अंदर दूध हो जाए और 14 इसके अंदर पानी हो जाए, तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वो 20 लीटर पूरा हो जाएगा, और यही रेशियो उनका बनना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूध की मात्रा अगर आप निकालते हो पहले वाले में दूध, तो उसके लिए आप क्या करें, 20 ऐसे लिखें इंटू जितना दूध है यानी 3, और बटे में दोनों का रेशियो जोड़ दीजिए यानी 10। 0 से 0 कैंसिल करके आ जाएगा 6। इसी तरीके से दूसरे में भी निकाल लेंगे, लेकिन अब आपके मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। दूध अगर 6 है तो पानी 14 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 14 का अनुपात। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, यहां पर टोटल 36 है, दूध की बात कर रहे हो आप, तो दूध कितना है 7, और बटे में मैंने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 7 और 5 12, 12 तिया 36, यानी 7 तिया 21। इसका मतलब दूध इसमें कितना है 21, यानी इनका अनुपात रहेगा 21, और ये भी उतना ही बढ़ जाएगा ना उसी रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 21 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों जोड़ के 36 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके। तो नया रेशियो कितना बन गया देखिए, 6 और 21 27, और 14 और 15 कितने होते हैं 29, यानी नया रेशियो जो बन के आएगा दूध और पानी का वो हो जाएगा 27:29। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
तो चलिए पहले साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अगर वे दोनों मिलकर के एक साथ काम शुरू करें और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ करके चला जाए तो आपको बताना है संपूर्ण कार्य को करने में ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप जानते हो आपके पास एक ए है और एक बी है। ए जो है किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर हम यहां से इन दोनों का निकाल ले एलसीएम तो आपके पास, आप जानते हो इन दोनों का एलसीएम बड़ा ही आसान है और ये आ जाएगा 24। 8 तिया 24 होते हैं जबकि 24 ही कम 24 होते हैं। इसका मतलब एक दिन के अंदर 3 कुर्सियां बना सकता है, बी एक दिन के अंदर 1 कुर्सी बना सकता है, जबकि दोनों के द्वारा बननी जो कुर्सियां हैं वो कितनी है, 24 है। जबकि आप जानते हो कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़ करके चला जाता है। आप ये सोचिए कि अगर ए 4 दिन और काम करता तो कितनी कुर्सियां बना सकता था, 12 कुर्सियां बना सकता। क्योंकि एक दिन में वो 3 कुर्सियां बनाता है तो 4 दिनों में वो 3 गुणा 4 यानी 12 कुर्सियां बना सकता था। बस ये जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36। ये सोच लीजिए 36 कुर्सियां बननी है, उसको रोक लिया गया और उससे कुर्सियां बनवाई गई 4 दिनों तक, तो उसने कुर्सियां कितनी बनाई होंगी, 12, यानी टोटल काम कितना हुआ, 36। दोनों के दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप कहोगे 3 और 1 4। दोनों के दोनों एक दिन में 4 कुर्सियां अगर बना रहे हैं तो इन 36 कुर्सियों को बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 निम 36, यानी 9 दिन लगेंगे उस काम को समाप्त होने में। यह इसका सबसे बेहतरीन और आसान मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को करते हैं। एक करता है 10 घंटे में, दूसरा करता है 16 घंटे में। वे दोनों मिलकर के 2 घंटे तक काम को करते हैं। उसके बाद रामू मोहन जो है वो कार्य छोड़कर चला जाता है 2 घंटे के बाद। तो बताइए रामू जो है वो शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। आप जानते हो एक तरफ आपके पास है मोहन और एक तरफ है रामू। ये 2 व्यक्ति हैं। रामू करता है किसी काम को 10 घंटे में जबकि मोहन करता है 16 घंटे में। मैंने कहा इन दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम 80 आ सकता है। आप जानते हो 8 धाम 80 और 16 पंजे 80, बिल्कुल आसानी से आप ये एलसीएम निकाल सकते हो। अब उसके बाद आपको यहां से पता चला कि टोटल कुर्सियां बननी है 80। रामू एक दिन के अंदर बना सकता है 8 कुर्सियां जबकि मोहन एक दिन के अंदर बना सकता है 5 कुर्सियां। अब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों, ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दोनों के दिनों 2 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। जब 2 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं, हालांकि वहां घंटे में दिया हुआ है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपने पास आंसर बिल्कुल सही आएगा। यह सिर्फ एक आसान तरीका है बात को समझाने का कि दोनों के दोनों मिलकर के 2 दिनों तक कुर्सियां बनाते हैं। और 2 दिनों तक अगर ये कुर्सियां बनाते हैं तो 2 दिनों तक ये कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, देखो 8 और 5 13, एक दिन में 13 कुर्सियां बनाते हैं, 2 दिनों में 26 कुर्सियां बनाते हैं अगर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। लेकिन इन दिनों इन्होंने जो काम किया है, इन्हीं दौरान इसने काम किया, उसके बाद रामू काम को छोड़ करके चला जाता है। ऐसे तो कुछ बोला है, मोहन कार्य छोड़ करके चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करें, ये जो आपके पास 80 आया ना, इसको ऐसे ही रखें। 2 दिनों का जो काम था इन दोनों का वो इसमें से माइनस कर दो। माइनस क्यों करें भाई, सीधी बात है, जो व्यक्ति 2 दिन के बाद काम को छोड़ करके जाने वाला है उसे शुरू में कहिए कि भैया आप जाओ, ये काम हम दूसरों से करा लेंगे। यानी उनका 2 दिन का जो काम था वो यहां से माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करोगे तो 26 का माइनस होगा, आपके पास बचेगा ये 54। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन शेष कार्य को, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो रामू के कार्य क्षमता देख लीजिए कितनी है। रामू की कार्य क्षमता है 8। बस इस 8 से इस 54 को डिवाइड कर लीजिए। जैसे 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 छिंग 48। उसके बाद आपके पास यहां कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6/8 यानी आपके पास ही आ जाएगा 6 सही 3/4। 6 सही 3/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। और देखिए कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। यदि दोस्तों आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसका आंसर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, और आया है तो भी लिखें। और कैसी आपको ये वीडियो लग रही है इस बारे में अवश्य कमेंट में लिखें। और जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, सब बेहतरीन तरीके से जो है वो तैयारी कर सकें।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए प्यारे साथियों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरे और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान कार की स्पीड कितनी रही है, औसत चाल, वो आपको ज्ञात करनी है। कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका रहेगा आपका जो हम कार्य और समय वाला जो मेथड लगाते हैं उसी से यूज करते हैं। देखिए कैसे। आप जानते हो, ये मान लीजिए कि ए बी सी, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी किसी काम को 40 दिनों में और सी किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर देता है। सबसे पहले इनका क्या निकाल लो? एलसीएम। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी 600 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब 30 से 600 कितनी बार कटता है? 0 से 0 कैंसिल यानी 20 बार, 4 से 4 कैंसिल यानी 15 बार, और 0 से 0 कैंसिल 15 से कटेगा 12 बार। ठीक है, 5 से 12 बार कट जाएगा। यानी इससे एक बात क्लियर हो गई कि भैया 60 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको लगेंगे कितना? 20 घंटे उसको जो है वो यात्रा के दौरान लग जाएंगे। ये टाइम होता है। अब प्यारे साथियों आपको बताना है कि आखिर उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल बताने के लिए आप क्या कीजिए, क्योंकि आप जानते हो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 30 की स्पीड से चली है और 600 किलोमीटर की स्पीड उसने 400 की स्पीड से चली है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है, और 600 किलोमीटर की ही स्पीड की ही डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी तय की गई है। तो अब आप क्या करें, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई इस हिसाब से देखा जाए तो 1800, और इस 1800 को टोटल कितना टाइम लगा है वो देख लीजिए। 20 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे, यानी ये कितना हो गया आपके पास? 20 और 15 35, 35 और 12 हो गए 47। बस इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, और आपके पास आ जाएगी एवरेज चाल। 47 का से डिवाइड करने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कर लेते हैं। 47 गुणा, अगर मैं यहां से 3 करके देखता हूं, क्योंकि 4 बार में शायद ज्यादा हो जाएगा, है ना। 3 बार करके देखते हैं। 3 7 21, 2 बचेगा, 3 चौके 12 और 2 14, यानी 141। अब इसे 3 बार तो आना ही आना है। उसके बाद प्यारे साथियों इसमें से माइनस करेंगे ना इसको, तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 39, साथ में एक 0। 47 का पढ़ा फिर से पढ़ेंगे, और 47 इस बार पढ़ा पढ़ते हैं हम कम से कम 8 बार। 8 7 56, और फिर 8 चौक 32, 32 और 5 होते हैं 37, यानी 376। 8 बार ठीक जा रहा है, यानी 38 पॉइंट समथिंग। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 38 पॉइंट में नहीं दे रखा, लेकिन 38 सही 14/47 आपको आंसर दे रखा है, जो कि अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से दोस्तों हम बेहतरीन सी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हैं और लगातार इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, और आप सभी जो है वो बेहतरीन तरीके से यहां पर मैथ्स को आसान माध्यम से समझ रहे हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 वो भी देख लीजिए। अब प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान आखिर उसकी चाल कितनी थी? भाई ये क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। आप जानते हो वो जाता है 4 की स्पीड से, यानी S1, फॉर्मूला मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड का, 2 × S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसे ही रखेंगे। S1 आपके पास 4 है, S2 आपके पास 3 है, अपॉन में 4 + 3, यानी 4 × 12, 12 दूनी 24 बटे में 7, 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21। आपके पास 3 बचेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हो। 7 चौक 28, उसके बाद आपके पास 2 बचेंगे, फिर 7 दूनी 14, या कुछ ऐसे चलता रहेगा, तो हम इतना बोल सकते हैं इसको, यानी 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ भी।